हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु विल बी गिविंग बोर्ड्स 2027 एंड CUET 2027. I am Piyush Gaud and I am pursuing economics honors at Shri Ram College of Commerce, University of Delhi. सो मेरे पास क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भैया CUET 2026 तो एग्ज़ाम मतलब स्टार्ट हो ही गया है, ओवर भी हो गया होगा, ओवर भी हो ही जाएगा। बट आप जो अब हम 2027 में हम जिन्हें देना है एग्ज़ाम, जिनके पास अभी पूरी 12th बची हुई है, और हम दोनों चीज़ों को साथ में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड बिकॉज दे हैव टू स्टार्ट अर्ली एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम जो आपको अपनी CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। वी ऑल नो कि बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते इन योर कॉलेज, कि कॉलेज आपको कौन सा मिलेगा, बिकॉज अब वो सारा CUET से ही होगा। बट बोर्ड्स में आप कैसा स्कोर करते हो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, इस वे में कि आपकी CUET की प्रिपरेशन में भी वो हेल्प करेगा, और साथ में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि हमने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करा है। सो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें मतलब मैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन दिस पेन पेपर, और काफ़ी लंबा हो सकता है वीडियो। सो प्लीज़ टाइम निकाल के देखना, और ऐसे ही मतलब मूवी की तरह देखने मत बैठ जाना। प्लीज़ एक पेन और पेपर ले लो आप भी, और जो जो मैं बता रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से नोट करते हुए चलो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर मूविंग, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बिकॉज मेरा चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा टिल द टाइम यू गेट इन टू योर कॉलेज, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो आपके पास अभी हैं 10 महीने, एग्जैक्टली 10 महीने जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, और लगभग 1 साल है जब आपका CUET का एग्ज़ाम होगा। और ये बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने को, जैसा मैंने बताया आपको, क्योंकि इस टाइम पर ज़्यादातर बच्चे, मतलब जून तक तो बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, जून तक तो बस मज़े करने हैं। अगस्त तक भी खिंच जाता है, बट आप ऐसा नहीं करोगे। यू विल स्टार्ट राइट नाउ। एंड अगर मैं अपनी सक्सेस जो मुझे मिली है SRCC आने की, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इंग्लिश का रहा है कि मेरे इंग्लिश में आई स्कोर 232 मार्क्स, और 231 आई थिंक। उसमें मैंने, क्योंकि अपना इंग्लिश, सारे बच्चे क्योंकि इंग्लिश को लेकर ही परेशान रहते हैं उस टाइम पर कि भैया हमने बोर्ड्स तो कर लिया, हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो ठीक है, इंग्लिश मैं यहीं पर आगे था। मैंने इंग्लिश जो अपनी जून की वैकेशंस हैं इसमें ही बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। इसमें ही मैंने अपने ग्रामर के नोट्स बना लिए थे, वो कैब मैं कर ही रहा था, RC हम सब कर ही लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और बाय द वे आई एम मेकिंग यू अ प्रॉमिस कि हर महीने एटलीस्ट एक वीडियो, अब मतलब अगले 1-2 महीने तक एटलीस्ट एक वीडियो हर महीने, ऐसा डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट का प्लान, महीने मंथ वाइज, ठीक है। अब एक बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि बोर्ड के मार्क्स कितने मैटर करेंगे। देखो, अगर आपको CUET के थ्रू DU में एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज में, तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करते। बट अगर आप CUET दे ही नहीं रहे हो तो फिर आपके बोर्ड के मार्क्स मैटर करेंगे। अगर आप किसी वैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट किसी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आपसे वो आपके मार्क्स पूछेंगे। इसलिए एक अच्छा रास्ता क्या है, व्हाट इज़ अ बेटर वे, कि हम हर सब्जेक्ट में मिनिमम अराउंड 75 to 85 मार्क्स मिनिमम हम इतना स्कोर करके चलें। लाइक अगर आपके 75 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं देन इट इज़ गुड, ठीक है। और लाइक स्कूलों में तो जैसे 20 नंबर आपके फ्री में मिल जाते हैं आपको 100 में से, इनको मत लूज़ करना है। इसमें वैसे तो 17 से 19 नंबर हर टीचर दे ही देता है। और अब आपके बोर्ड के चाहे मार्क्स मैटर ना करें, बट बोर्ड का सिलेबस ये काफ़ी मैटर करता है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 85 to 95% सिलेबस ओवरलैप है। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है बस फॉर्मेट में, कि बोर्ड में आपके पेपर होने हैं डिस्क्रिप्टिव, ये होगा बोर्ड्स में, और MCQ होना है CUET में। बस इतना फ़र्क है, बस फॉर्मेट का फ़र्क है। देखो, ये जो 85-95% है ये आपको अपने पूरे 12th क्लास के साथ ही कंप्लीट कर लेना है। आप एक बहुत बड़े धोखे में रहोगे अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको वो जो 1 से 1.5 महीना मिलेगा, जिसे लाइक अप्रैल और जो ये मई का थोड़ा सा टाइम मिलता है, अगर आप इसमें सोच रहे हो इसमें कुछ करोगे तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। इसे बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। इस टाइम पर आपको केवल प्रैक्टिस
केवल रिवीजन एंड केवल मॉक टेस्ट देने होते हैं। इस टाइम पर जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा ये सिलेबस बच रखा है, वो बहुत, उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो रखी होती है, प्रेशर बहुत बढ़ चुका होता है, क्योंकि जिनका सिलेबस पूरा है वो इस चीज़ के को लेकर परेशान होंगे कि भैया हमारे 220 नंबर आ रहे हैं 250 में से। और जिनका सिलेबस ही पूरा नहीं है वो तो कहेंगे भैया हमारे 2 चैप्टर बच रखे हैं, वो मॉक टेस्ट ये सब काम कब करेंगे वो। और जब वो ये सब काम नहीं करेंगे, इसके बिना सीयूईटी निकालना असंभव है। लिख लो अपनी कॉपी में चाहे कि बिना मॉक टेस्ट, बिना रिवीजन, बिना प्रैक्टिस के सीयूईटी नहीं निकाला जा सकता है। दिस इज द ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ। तो आप इस चीज़ से सीखे क्या कि स्टडीइंग फॉर बोर्ड्स इज इक्वल टू स्टडीइंग फॉर सीयूईटी, ठीक है। और दोनों की प्रिपरेशन को सेपरेट मत करो, दोनों सेम ही चीज़ है। अब इनको साथ साथ कैसे लेके चलना है वो हमारा मेन कंसर्न है, उस पर हम आगे बात करेंगे। एक बार मैं आपको, जो बच्चे में भी नए हों, जिन्हें अभी सीयूईटी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, उन्हें बता दूं सीयूईटी है क्या। सीयूईटी से आपको कॉलेज मिलते हैं। ऑलमोस्ट इंडिया की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब सीयूईटी के बेसिस पर ही एडमिशन लेती हैं। और इट विल बी अ सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब अभी कुछ चेंज तो नहीं होगा, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी चेंजेस कि वो ओएमआर शीट पर करा लें। तो इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जो कट ऑफ होती है वो 3 सब्जेक्ट से भी निकाली जाती है, 4 सब्जेक्ट से भी निकाली जाती है, 5 सब्जेक्ट से नहीं निकलती कट ऑफ। प्राइमरली कोर्सेज में 4 सब्जेक्ट से ही निकलती है, जिसमें से 3 आपके डोमेन होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स। लाइक आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो ये हो गया आपके लिए अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स में से कोई 3 सब्जेक्ट आप लोगे। और एक सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज का, जो कि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश लेते हैं। लैंग्वेज आप कोई सी भी ले सकते हो, आप हिंदी ले सकते हो, और जो भी 22 भाषाएं हैं आप उनमें से कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हो। इनके साथ एक जो और टेस्ट होता है उसे बोलते हैं GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और उसमें आते हैं मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट्स, ये सब उसमें आता है, ठीक है। और भी थोड़ा सा और उसमें पोर्शन है उस पर, तो वो GAT होता है, ठीक। और 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके पूरे हर पेपर में, और आपको उसे करने के लिए 1 घंटा मिलेगा। तो यानी आपके पास 60 मिनट हैं 50 सवाल करने के लिए। लगभग 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है आपके पास एक सवाल को करने के लिए। तो यहाँ पर जो है सीयूईटी में टाइम की भी अच्छी खासी प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली उन सब्जेक्ट्स में जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, लाइक अकाउंटेंसी, लाइक मैथ्स, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, इनमें आपको टाइम की प्रॉब्लम रहती है। जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं लाइक बीएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें तो आप 20-20 मिनट में, 25 मिनट में पेपर सॉल्व कर दोगे। बच्चे 15 मिनट में भी पेपर सॉल्व कर देते हैं, जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रखी है। और मैं चाहता हूँ कि आप अगले साल तक इस लेवल पर आ जाओ कि आप 15 मिनट में पेपर सॉल्व कर दो, जो पेपर सॉल्व हो सकते हैं 15 मिनट में बीएसटी इंग्लिश जैसे, और ये पेपर आपके छूटे ना, ठीक। सो ये है सीयूईटी का ओवरऑल, मैंने आपको बता दिया। और एक बार मार्किंग स्कीम बता देता हूँ, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो और आपको पता है ये सब। वैसे मैं इसमें वो डाल दूंगा सेक्शंस की, इस पार्ट से यहाँ तक हमने ये चीज़ डिस्कस करी है। मार्किंग स्कीम जो है, जैसे 50 सवाल आएंगे, अगर आप कोई भी सवाल ठीक कर देते हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप कोई सवाल छोड़ देते हो तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप कोई सवाल अटैम्प्ट करते हो और वो गलत हो जाता है तो आपका नंबर 1 और कट जाएगा, मतलब 5 तो नहीं मिलेंगे, 1 और कट जाएगा। तो ये है, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो हो गए हैं आपके वो हो गए हैं 250, ठीक। और मिनिमम मार्क्स, अगर कोई ऐसा धुरंधर निकल जाए हमारी लाइफ में, तो कोई सीयूईटी के पेपर में -50 ला सकता है मिनिमम। ऐसा अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला है। आप में से कोई ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, सीयूईटी का ही स्कोर है जो एप्लीकेबल होगा। 12th के नंबर की कोई वैल्यू नहीं है आपके कॉलेज के एडमिशन में। सो नाउ वी मूव टू द एक्चुअल स्ट्रेटजी पार्ट, द प्लान। हम अभी मई में हैं, आज 11 मई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़, स्कूल में जो कुछ भी चल रहा है फॉलो इट,
बहुत अच्छे से, क्योंकि स्कूल वाले नवंबर तक आपका सिलेबस वैसे ही करा देंगे। आपका सारा 12th का सिलेबस तो नवंबर तक तो हो ही जाना है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। अब आप पढ़ने में अच्छे हो, आप इसको खींच के सितंबर तक ले आओ तो वो बढ़िया बात है, सितंबर अक्टूबर तक ले आओ तो अच्छी बात है, वरना नवंबर तक तो आपका सिलेबस हो ही जाना है। तो अगर आप अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाहते तो बस स्कूल की चीज़ जो हो रही है उसे फॉलो करो। उसमें क्या करना है, स्कूल में आपको लेट से कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लें, अकाउंट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्कूल में आपको अकाउंट्स में पढ़ाया गया, कोई कोई अकाउंट पढ़ाया गया आपको, लेट से पूरा एक चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, आपके पास टीएस ग्रेवाल होगी या फिर डीके गोयल होगी। घर पे आओ, पहली चीज़ तो अपना कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर रखना, क्योंकि कंसेप्ट गलत होगा तो ये चीज़ आपको पहले तो बोर्ड्स में इम्पैक्ट करेगी एंड देन फिर सीयूईटी में इम्पैक्ट करेगी, और सीयूईटी में कंसेप्ट पर ही वो गेम खेल जाता है। बिकॉज बोर्ड्स में आपको क्या है, 6 नंबर का सवाल आया, आपको कोई एक एंट्री नहीं आती तो आप मे बी 6 में से आपको 4.5-5 नंबर मिल जाएं। सीयूईटी में तो आना ही एक एमसीक्यू है, वो उसी हार्ड पार्ट पर दे दिया तो आपका वो पूरे 6 नंबर हो जाएंगे, 5 नंबर कट जाएंगे। तो वो चीज़ है, तो अपना कंसेप्ट काफ़ी ठीक रखना। जब आपका कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो इन बुक्स के पीछे होते हैं एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। इनको सॉल्व करो, इनसे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी, खास करके एमसीक्यूज से। और एमसीक्यूज जो है वो टाइम के साथ सॉल्व करो, कि 1 घंटा लगा दिया 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे करके आप सॉल्व करोगे तो आपका एक तो चैप्टर स्ट्रांग हो रहा है। आप स्कूल के साथ, एक तो स्कूल में भी आपको मज़ा आने लगेगा कि आपका वो लेवल होगा ना कि क्लास में कोई टक्कर नहीं ले पाएगा आपकी। समझ रहे हो बात आप, कि एक एक एमसीक्यू जब आप सॉल्व कर रहे होगे टीएस ग्रेवाल डीके गोयल बुक का, ठीक। सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स, लेट्स से बीएसटी में है, बीएसटी में आपका में भी सुभाष दे हो या फिर पूनम गांधी हो, ये सब जो बुक्स चल रही हैं, इनमें पीछे इनमें भी एमसीक्यूज होते हैं, सॉल्व देम। और अपना इसमें बीएसटी में तो हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज 3 घंटे में आपको बोर्ड का पेपर पूरा करना है, तो इस चीज़ पर भी बीएसटी में पहले से ही ध्यान दे के चलना, अदरवाइज बोर्ड का पेपर छूट जाएगा। और बीएसटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीएसटी अलग से बता रहा हूँ क्योंकि बीएसटी में एक खास चीज़ है जो हमें फॉलो करनी है, एंड दैट इज़ एनसीईआरटी। बाकी सब्जेक्ट्स में भी करनी है, बट बीएसटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इट, बिकॉज बीएसटी की एनसीईआरटी से एग्जैक्टली लाइन उठ के आएगी, और उस लाइन का एक वर्ड वो वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक देगा, और वो वर्ड आपको 4 ऑप्शन में मिलेगा। और वो ऑप्शंस ऐसे होंगे जो वो लाइन को सही तो बनाते होंगे, वो उसका लाइन का मतलब बिल्कुल ठीक बैठ रहा होगा, बट आपको वो वर्ड सेलेक्ट करना है जो एनसीईआरटी में लिखा है। समझ रहे हो आप, उस लेवल के आपकी रीडिंग होनी चाहिए। और ये बात आपको तब पता लग जाएगी जब आप एक बार पीवाईक्यूज देख लोगे बीएसटी के। काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं, एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बीएसटी की एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जाओगे तो बीएसटी में ऐसी तैसी हो जाएगी भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ अभी इस वक्त, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है, अभी से आप पढ़ना भी शुरू कर सकते हो। और अगर आपने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया देन बीएसटी विल बी द ईजिएस्ट सब्जेक्ट फॉर यू। एंड बीएसटी में मैं वैसे ही बता रहा हूँ, 250 नंबर लाना, सबसे ज़्यादा 250 नंबर बीएसटी में ही आते हैं। अराउंड 6 से 8 हज़ार बच्चों के बीएसटी में पूरे आते हैं, मेरे भी 250 में से 250 थे बीएसटी में, ठीक है। तो और क्योंकि अगर आप बीएसटी में 244 238 ला रहे हो तो 12 नंबर आपके वैसे ही कट रहे हैं। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन भी बीएसटी में काफ़ी अच्छा खासा होता है, बिकॉज बीएसटी में जब इतने बच्चे पूरे ला रहे हैं तो आपके कट कैसे रहे हैं, तो वो और काटते हैं फिर आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन जिन्हें नहीं पता आखिरी में बताऊँगा, सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप स्कूल के साथ साथ चल रहे हो, ठीक है, आप एमसीक्यूज कर रहे हो, आपका कंसेप्ट ठीक है, आप जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नवंबर में जब स्कूल वाले आपका सिलेबस ख़त्म होंगे, आपका भी ख़त्म हो चुका होगा। उस टाइम पर भी बहुत बच्चे आएंगे कि भैया कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा हमने, अभी तक तो हमने कुछ नहीं करा, हम अब जाग रहे हैं। मैं तब भी वीडियो बनाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि उनमें से बच्चे क्लियर नहीं करेंगे, उन बच्चों, वो जो बच्चे हैं उनमें से भी अच्छा कॉलेज मिलेगा काफ़ियों को, बट उनके पास जो प्रेशर होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। अब उनमें से लेट से उस टाइप के 1000 बच्चे हैं, उनमें से कोई 10 या 15 को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बट अगर आप 1000 बच्चे हो, आप में से एक काफ़ी हाई परसेंटेज को जो इस वीडियो को देखो, जिसने इम्प्लीमेंट कर लिया उसका तो
कॉलेज, बढ़िया कॉलेज में जाना पक्का है ही। SRCC उसका ऑलमोस्ट पक्का है, 100% क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आपके मार्क्स को अफेक्ट कर देंगे उस टाइम तक। बट 99% आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर लेते हो, इम्प्लीमेंट कर लेते हो। अगली चीज़ है जो स्कूल के यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, लास्ट में फिर प्री बोर्ड्स होते हैं, इनको काफ़ी सीरियसली लेना, बिकॉज ये आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। इसमें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बात ये है ना यार, देखो आप जितने मार्क्स मॉक टेस्ट में, जितने मार्क्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर में लाओगे, अराउंड उतने ही मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। कोई बहुत बड़ा चेंज मेरे को नहीं लगता है जो होगा, अनटिल अनलेस कोई मिरेकल या फिर कोई ब्लंडर हो जाए। आपके जितने मार्क्स इसमें आ रहे हो उतने ही मार्क्स फाइनल में भी आएंगे। तो यहाँ पर इंप्रूव करने की कोशिश करो, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगली चीज़ है, आप जब ऐसा पढ़ोगे ना, आपको कुछ टॉपिक पता चल जाएंगे जो आपके वीक हैं, जिन्हें बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। उन टॉपिक्स को अभी से मार्क कर लो, बिकॉज वो जो वीक टॉपिक्स हैं, वो जो वीक आपको लग रहे हैं, वो CUET के एक दिन पहले तक भी आपको लगते रहेंगे। दे नीड स्पेशल अटेंशन, ठीक है। तो उन्हें मार्क कर लो, उन पर काफ़ी अच्छे से फोकस करके चलना आखिरी तक। बिकॉज देखो, जो चीज़ें आपकी स्ट्रांग हैं, जो चीज़ें आपको आती हैं, उसमें तो मार्क्स आपके आएंगे ही, और उसमें सब। बट जो चीज़ें आपकी वीक हैं, हमें मार्क्स वहाँ बढ़ाने हैं। जब हम कहेंगे कि इम्प्रूवमेंट करना है, तो इम्प्रूवमेंट आप इसमें तो कर नहीं पाओगे। इसमें तो आपके इतने मार्क्स आ रहे थे, बढ़िया है, इसमें तो 100% चल रहा है। जब हम कहेंगे इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो इसी वीक वाले पोर्शन में होता है। तो आप इस वीक को अपना शुरू से ही टारगेट करके चलो। अब आप ये सब कर रहे हो, आपके ऐसे सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST। एक सब्जेक्ट जो कंपलसरी और जो प्रिपेयर नहीं हो रहा, दैट इज़ इंग्लिश, एंड दैट इज़ द गेम चेंजर। बिकॉज बच्चे ये सब तो कर लेंगे, कोई ये वीडियो नहीं भी देख रहा और वो वैसे ही अच्छे से पढ़ रहा है और वो ये सब चीज़ें ठीक ठीक कर रहा है, तो उसको CUET के लिए ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो रहा है। बट इंग्लिश इज़ द रियल गेम चेंजर। नाउ विल सी हाउ। इंग्लिश में तीन चीज़ें आनी हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबलरी, एंड देन वी हैव आवर ग्रामर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग 12th में प्रैक्टिस करोगे ही बोर्ड के लिए, और साथ में आप इसे पहले भी करते आए हो। सो आई डोंट थिंक आपको कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अलग से प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, थोड़ा सा, और ख़ास करके जो पोएट्री वाले होते हैं उनका लेवल तो मतलब ठीक अच्छा लेवल रहता है उनका, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। अदरवाइज़ वरना RC में आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 क्वेश्चन आएंगे RC के, 50 में से जैसे 50 क्वेश्चन है ना टोटल, तो लगभग 15 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ले तो इसमें से 13-14 लाना काफ़ी ईजी हो जाता है। और 15 आउट ऑफ 15 में गारंटी नहीं कर सकता, बट आ सकते हैं, ईजिली आ सकते हैं। 250 में से 250 भी बहुत बच्चों के आते हैं इंग्लिश में। मैंने बताया मेरे 232 थे, ठीक। तो ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर जो है, ग्रामर अगर आप CBSE से पढ़े हुए बच्चों, क्योंकि मेजॉरिटी वही लोग होंगे मेरी ऑडियंस में इस वक्त, आई थिंक सो, आई नो आपकी कंडीशन कैसी है, आपको ग्रामर में ज़्यादा कुछ नहीं आता, मेरे को भी कुछ नहीं आता था। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम जो आपको फेस करने को मिलेगी। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो माई स्ट्रेटजी, दैट इज़ जून वैकेशंस। देखो ऐसी बात है, घूमने जाना है जाओ, पूरा महीना आप अगर 30 के 30 दिन निकाल रहे हो तो कर लो एंजॉय, फिर ठीक है, उसमें नहीं है। बट फालतू में वेस्ट मत करना। आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी हिल स्टेशन पे घूमने, दैट इज़ ओके। आप घर पे हो, घर पे पड़े हुए हो और बस दिन भर फ़ोन चला रहे हो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। जून की छुट्टियां हैं, अपने मज़े करो, पर साथ में ये टारगेट रखो कि 30 दिन है, पूरी ग्रामर निपटा देनी है, ग्रामर के नोट्स निपटा देने हैं। अगर आपको मेरे ग्रामर के नोट्स चाहिए, जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको मेरे ग्रामर के नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको मेरे वोकैब के नोट्स मिल जाएंगे। अभी मैं वोकैब पर भी आ रहा हूँ, तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ग्रामर आप जून की छुट्टियों में निपटा लो गाइस। जून में निपट रहे, जुलाई तक खींच लो, स्कूल से आने के बाद ग्रामर निपटा लिया। एंड अगर आप ये कर लो ना, मतलब ये इसमें दिक्कत होगी नहीं, इसमें मैं दिक्कत होने नहीं दूंगा। पर अगर आप ग्रामर खुद सुधार लो,
क्योंकि ग्रामर में रूल्स आप इसमें करोगे क्या, आपको लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर्स किसके देखने हैं? लेक्चर्स के लिए देखो, इंग्लिश के लिए जो बेस्ट टीचर हैं यूट्यूब पर, जिनसे मैंने भी पढ़ा, मेरे सीनियर्स ने भी पढ़ा, और अब मेरे जूनियर्स जो 26 के हैं वो भी पढ़ रहे हैं, और आप लोग भी उन्हीं से पढ़ोगे। एंड शी इज़ रुबाइका मैम। आप इनकी यूट्यूब पर काफ़ी सारी सीरीज़ हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, उनकी कोई भी एक ग्रामर की सीरीज़ पकड़ो। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताओ कौन सी सीरीज़ है, वो पकड़ो और जस्ट स्टार्ट। ग्रामर के वो रूल्स लिखवा रही हैं, रूल्स वो लिखो अपने नोट्स में। एग्जाम्पल्स लिखवा रही हैं, एग्जाम्पल्स लिखो। ऐसे करके आपके लगभग 30 से 40 टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर में पूरे, वो कंप्लीट करो। एंड आफ्टर दैट स्टार्ट प्रैक्टिस। क्योंकि देखो इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ग्रामर में ही चाहिए। वो कैब में तो नया वर्ड आएगा कोई भी, उसमें तो प्रैक्टिस का उतना रोल नहीं है। आरसी में प्रैक्टिस का रोल है, बट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस का रोल ग्रामर में ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रामर अपनी जितनी जल्दी कंप्लीट कर लोगे, इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, अब हम आते हैं वोकैबलरी। एंड इंग्लिश में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है वो वोकैबलरी है। खतरा सबसे ज़्यादा ग्रामर में है, अगर और फ़ायदा भी इसमें हो सकता है, क्योंकि आप इसमें सबसे आगे भी निकल सकते हो, बाकियों से पीछे भी रह सकते हो अगर आप इसको सही टाइम पर कर लो। बट वोकैब ऐसा है कि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, क्योंकि आप चाहे जितना पढ़ लो, वोकैब इज़ लाइक समथिंग इन्फिनिटी। आप कितने ही वर्ड्स कर लोगे। मैंने लगभग 6000 वर्ड्स करे थे, 6 से 8000 के बीच में, क्योंकि मैं जो है मैंने इंग्लिश की पर्टिकुलरली वोकैब 11th क्लास से शुरू कर दी थी। 11th में जब मैं मई में था, समझ रहे हो आप, मैंने कितना जल्दी शुरू कर दिया था। बस मैं तब वर्ड्स लिखता था, लाइक वर्ड्स लिख लिए, याद कर लिए, इतना करता था मैं। अब उसे वोकैब में मेरी हेल्प हुई उससे, तो मैंने लगभग 6 से 8000 वर्ड याद करे। अब बात यह है कि मेरा एक वोकैब फिर भी गलत हो गया, एक वोकैब का वर्ड मेरा फिर भी गलत हो गया। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है ना कि आप 10,000 भी कर लो, मे बी आपका तब भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। आप 3000 वर्ड करो और उसमें से ही सारे फंस जाएं, तो इट इज़, पहली चीज़ तो इन्फिनिटी है, दूसरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा लक बेस्ड है, कि आपका लक आपके साथ होना चाहिए अगर सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में वही आ रहे हैं जो आपने पढ़े हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे क्वेश्चंस बाहर से आ जाएंगे, आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब वो कैब में कुछ चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो, दैट इज़ रूट वर्ड्स। कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैल है एक वर्ड, MAL, ये वर्ड किसी के साथ में लगेगा तो उसका मतलब कुछ नेगेटिव में ही जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं रूट वर्ड्स की और वोकैब को अच्छे से करने की। देखो इसमें जो मैं जितने टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, इन सब पर एक अच्छा खासा डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ मैं, जो कि बनाऊँगा भी। ठीक है, पर इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ पूरे, आपको जो इस अगले 10 से 12 महीने में करना है, आपको किन किन चीज़ों से होके गुजरना है, और आप कोई गलती ना करो, आप अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सको, इसलिए ये वीडियो है। ठीक है, तो इस तरह से आपका वोकैब भी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वोकैब के लिए भी पहली चीज़ तो एक बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी, और या फिर रुबाइका मैम की एक बुक है वोकैबलरी वॉल्ट, आप वो चीज़ें आप वो परचेज कर सकते हो, उसमें से वर्ड्स कर सकते हो। अदरवाइज़ उनसे भी बेटर अगर एक कोई ऑप्शन है तो वो है यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। और जितने भी CUET के टीचर्स ने कराए हैं, फॉर एग्जांपल रुबाइका मैम के लेक्चर्स करे मैंने फॉर वोकैब, मैंने शिप्रा मिश्रा मैम के लेक्चर करे, और मैंने डियर सर के वोकैब के लेक्चर करे। तो मैंने इन 3 टीचरों के, पर्टिकुलरली वोकैब में इन 3 टीचरों के मैंने सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे ही लेक्चर्स मैंने कवर कर लिए थे वोकैबलरी के। सो आप ये कर सकते हो, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट मोर देन द बुक्स। बट क्योंकि बुक्स वो काफ़ी फेमस हैं, स्पेशली वर्ड पावर में डीजी, तो मतलब ऐसा कहते हैं कि इसी से आ रहे हैं शब्द, इसी से आ रहे हैं सारे वोकैब। बट आई डोंट नो कि इससे आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, बिकॉज मैंने ये नहीं पढ़ी थी। ठीक है, और वोकैब में बस ये मत समझना कि साइनोनियम एंटोनियम आएंगे, वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, वोकैब में फॉरेन वर्ड भी आएंगे, और वोकैब में ईडियम फ्रेजेस भी इसी का अगर आप पार्ट मानते हो तो ये भी इसी में आएगा, और भी मतलब जितनी चीज़ें हैं। बाकी आप CUET 2026 का सिलेबस देख लो एक बार, क्योंकि वो जो सिलेबस है आपका भी ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंग्लिश वोकैब भी कंप्लीट कर लिया। अगली चीज़ है रिवीजन। आप जो मई में पढ़ रहे हो,
वो आपको जून में रिवाइज करना है। आप जो मई और जून में पढ़ रहे हो आपको जुलाई में रिवाइज करना है। आप जो इन 3 महीनों में पढ़ रहे हो आपको अगस्त में रिवाइज करना है। ऐसे करते चलना है, अदरवाइज़ जो मई में पढ़ा है वो भूल जाओगे। उसको वापस फिर अगस्त सितंबर में रिवाइज करने के लिए फिर से उतना टाइम लगाना पड़ेगा। आई वॉन्ट कि, क्योंकि देखो आपने एक बार चीज़ पढ़ ली, जब आप अगली बार रिवाइज करोगे आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। आप बस अपने नोट्स को एक बार गो थ्रू करोगे, हो गया। फिर एक बार करोगे, फिर और कम टाइम लगेगा, और कम टाइम लगेगा। ऐसे करते करते वो आपके दिमाग में पर्टिकुलरली सेट हो जाएगी वो चीज़। फिर आपको वापस बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप बस वो चीज़ तभी देखोगे जब आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि अभी मैं आपको PYQ कैसे अटैम्प्ट करना है और मॉक टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है ये मेरे को आपको इस वीडियो में बताना चाहिए, या मैं इसको अगली वीडियो के लिए रख दूँ। लेट्स थिंक, चलो बता देता हूँ, एक बार थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे PYQs तो करने ही हैं, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। PYQs आपको बताएगा कि पैटर्न और क्वेश्चंस कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, और मॉक टेस्ट आपको देगा कि एक टाइप से प्रैक्टिस हो रही है आपकी। और ठीक है, अब इसमें जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट है, और अब आपने एक मॉक टेस्ट दिया, लेट से BST का मॉक टेस्ट दिया, आपके 220 मार्क्स आ गए, ठीक है, और आपके 220 मार्क्स आ गए। अब आपको उन 30 नंबर्स का रिवीजन करना है बस। वो 30 नंबर देखो, अपनी एक एरर बुक बनाओ, एरर नोटबुक, उसमें लिखो ये 30 क्वेश्चन मेरे इस टॉपिक से गलत हुए, कोऑर्डिनेशन से गलत हो गया, फाइनेंशियल मार्केट से गलत हो गया, और लेट से प्लानिंग से गलत हो गया, कुछ ऐसे करके आपके 3 चैप्टर से गलत हो गए। उन टॉपिक्स को जाओ, NCERT खोलो, रिवाइज करो, वो पॉइंट क्यों गलत हुआ, क्या सिली मिस्टेक थी। एक हमारे इकोनॉमिक्स के सर हैं, उन्होंने एक कोट दिया, वो मैं कोट लिख देता हूँ आपको, बोलूँगा नहीं मैं, आप वैसे चलो बोल देता हूँ। मिस्टेक्स आर नेवर सिली, और मेरे को भी अच्छा नहीं लगा वैसे ही सुन के। द पर्सन हु मेक्स दैट मिस्टेक इज सिली। अब आई डोंट नो ये कितना सही है, बट कोशिश करो सिली मिस्टेक ना हो। गलती हो रही है तो वो इस वजह से होनी चाहिए कि क्वेश्चन कुछ था ही ऊट पटांग या कुछ अलग टाइप का, तो आपने वो चीज़, आपका वैल्यू एडिशन हो गया। अगर आप आती हुई चीज़ भी गलत करोगे एग्जाम में भी ऐसे आपके, क्योंकि 12-13 नंबर कम हो गए तो आपकी रैंक काफ़ी कम हो जाएगी। अभी मैं आपके साथ थोड़ा रैंक भी शेयर करूँगा, मे बी इस वीडियो में, अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लगभग आधे घंटे का होने वाला है। तो अब आप मे बी यहाँ तक, जो भी भाई देखो, जो भी यहाँ तक आए हो ना आप लोग, मतलब ऐसा समझ के चलो कि काफ़ी तगड़ा फोकस हो रखा है आपका, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बिकॉज आई डोंट नो कि इतना लंबा वीडियो देखेगा कौन, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इतना कर लोगे। कहाँ कहाँ था मैं, हाँ, PYQ मॉक बता रहा था मैं। तो आपको बस उतनी चीज़ें रिवाइज करनी है जो आपका गलत हो रहा है, बार बार पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं करना है। ये 30 नंबर रिवाइज करा, ठीक है, बढ़िया हो गया। अब अगला BST का मॉक टेस्ट दोगे, अगले वाले में मे बी आपके 250 में से 250 आ जाए, बिकॉज मेरा तो ऐसा लेवल आ गया था 244 250, और अल्टीमेटली मेरे फाइनल एग्जाम में भी कितना है, 250 आउट ऑफ 250। तो ये चीज़ आप पर भी अप्लाई होगी। आपके जितने मार्क्स मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, ऑलमोस्ट उतने ही मार्क्स आपके CUET के जो एग्ज़ाम होगा असली, उसमें भी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्ट मत करना। अब है अगली चीज़ की रिसोर्सेज जो फॉलो करने हैं। रिसोर्सेज मैंने बताया आपको, अकाउंट्स के लिए बता दिया, BST के लिए बता दिया, इकोनॉमिक्स के लिए संदीप कर गए, मे बी 90% स्कूल्स में ये चल रही है। इकोनॉमिक्स मैथ्स के लिए NCERT है। मैंने कोई और बुक नहीं करी थी, RD शर्मा, RS अग्रवाल, बट आप करना चाहो तो कर सकते हो बोर्ड्स के लिए। और क्या बच गया, इंग्लिश के लिए तो हमें खुद ही करना पड़ता है। यूट्यूब पर मैंने रिसोर्सेज बता दिया आपको। एंड मेन चीज़ यार देखो कि एक रिसोर्स पकड़ो और उसे 5 बार अच्छे से करो, उल्टा मत करना। 5 रिसोर्स पकड़े हैं, उसे एक बार अच्छे से कर लिया, उससे वरना काफ़ी नुकसान होएगा आपका, ठीक है। PYQs बता दिया मैंने आपको, और यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो। लाइक इन सब्जेक्ट्स के लिए यूट्यूब के टीचर्स बता देता हूँ। अकाउंट्स BST इकोनॉमिक्स के लिए रजत अरोड़ा सर हैं, आप सब जानते ही होंगे उन्हें, या फिर सुनील पांडा सर हैं, ठीक है। 2 टीचर्स हैं और गोट टीचर्स हैं, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। और ओके 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 ओके, अगली चीज़ गाइज, एक जनरल टिप दे रहा हूँ, सोशल मीडिया से अगर दूर रह सकते हो तो रहो, खास करके उस अप्रैल मई वाले फेज़ में तो रह ही लेना।
बिकॉज वो फेज़ तो आपके अगले 3 साल बनाने वाला है, और अगर आप पूरा साल सेक्रीफाइस कर सकते हो देन यू विल बी इन अ मच मच बेटर पोजीशन बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स से। ठीक है, तो हमने ये चीज़ कर ली। अगली चीज़ है गाइस, देखो अपनी हेल्थ पर अच्छा खासा ध्यान देना पूरे साल, बिकॉज एक एक अगर आपका एक हफ्ता तबीयत ख़राब रहती है तो लेट से आप 8 घंटे रोज़ पढ़ रहे हो तो आपका अराउंड 56 से 60 घंटे का बैकलॉग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि रात रात भर पढ़ रहे हैं, एक हफ्ता पूरी रात पढ़ लिया, अगले हफ्ते कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी हेल्थ पर काफ़ी ध्यान देना, मेंटल हेल्थ पर काफ़ी ध्यान देना। बर्नआउट नहीं होना चाहिए कि पढ़ने से मन ही ऊब जाए, समझ रहे हो आपकी एक दो दिन तो 15 15 घंटे पढ़ लिया कि SRCC जाएंगे, कॉलेज जाएंगे ऐसा सोच के, और उसके बाद बर्नआउट हो गया, मन ही नहीं कर रहा है कुछ पढ़ने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, और अपना एक बार ये सोच के चल लेना, या इम्पोर्टेंट थिंग कि कोर्स कौन सा करना है, कॉलेज कौन सा लेना है। कॉलेज तो यहाँ पर प्राइमरली कॉमर्स वाले बच्चे होंगे शायद, तो उनके लिए तो SRCC इज़ द बेस्ट। ठीक है, फॉर BCom ऑनर्स। बाकी मैं बताऊंगा कॉलेज किस हिसाब से। अगर आपकी स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम से हो आप, तो फॉर यू हंसराज कॉलेज इज़ द बेस्ट और सेंट स्टीफेंस कॉलेज इज़ द बेस्ट। देन अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हो तो ह्यूमैनिटीज़ का सेंट स्टीफन में तो हिस्ट्री के लिए सेंट स्टीफेंस इज़ द बेस्ट, अदरवाइज ह्यूमैनिटीज़ के लिए हिंदू कॉलेज इज़ द बेस्ट। ठीक है, ये चीज़ है। ओके 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 ओके, या सो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। और वीडियो ऑलरेडी 31 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। आप लोग यहाँ तक आए, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। और शक्ल इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं भी कोई पहली बार देख रहा हूँ और यहाँ तक आ भी गया हो तो उसे शक्ल दिख जानी चाहिए वीडियो में, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं कभी बनाता हूँ कि पूरा पेन पेपर पर, बिकॉज आई थिंक जब टॉपिक काफ़ी डीप होता है तब मैं पेन पेपर पर बनाता हूँ, एंड जब मेरे को कुछ स्ट्रैटेजी वैसे बतानी होती है तो मैं ऐसे फेस पर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो, रिप्लाई कर दूंगा, रिप्लाई नहीं कर पाया शॉर्ट बना दूंगा, बिकॉज कुछ कमेंट्स इतने शानदार लगते हैं मेरे को कि यार क्या सवाल पूछा है बंदे ने, और इस पर शॉर्ट बना देता हूँ मैं। और कुछ अगर लंबा ही डिटेल वो है तो डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वो चीज़ आपको कमेंट करोगे आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। ठीक, और मेरे को आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज यू विल बी इन द लॉस। ठीक है, या सो दैट्स इट। वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, वैल्यू तो मिली ही होगी अगर आपने पूरा देख लिया। मेन चीज़ है इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। खाली वीडियो देख के एक तरह से मूवी की तरह चला दी 32 मिनट की वीडियो और कुछ कर नहीं पाए तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, इसे इम्प्लीमेंट करो। 12 महीने बाद CUET का एग्ज़ाम होगा, लगभग 15 महीने बाद SRCC में मिलेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी टॉप कॉलेज में मिलेंगे। ठीक है, ये है पूरी वीडियो का मतलब मेन जो जिस्ट है वो ये लाइन है। ठीक है, बाकी अब हम मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, लाइव सेशंस में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, जय हिंद।